जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे अपक्षय यानी वेथरिंग। वेथरिंग क्या है, इसका कितने प्रकार है, ये किस कारण आता है और इसका क्या महत्व है। इस वीडियो में हम अपक्षय से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को हल कर देंगे, ताकि आपके एग्ज़ामों में यदि अपक्षय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप उन क्वेश्चनों को आसानी से लिख सकेंगे और उसको समझ सकेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना लेट किए हुए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा शुरू में बोलते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो हम वीडियो को लंबा करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो, जिससे आप अपने एग्ज़ामों में अच्छे से अच्छे उसको अच्छे से अच्छे प्रकार से लिख सको और अच्छे से अच्छे नंबर ला सको। तो हम इस एपिसोड में या इस वीडियो में हम अच्छे से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इनका प्रस्तावना देखने का प्रयास करेंगे। अगर यदि आप ग्रेजुएशन में हो या बीएड में हो या एमए में हो, किसी भी एग्ज़ाम में हो, अगर आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए बाय द वे अपक्षय से आ जाए, तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिख देना। प्रस्तावना लिखने के मतलब क्या होता है कि अपक्षय के कुछ मतलब मेन पॉइंट जो आ जाता है, जो अपक्षय को समझा सके। उसके बाद धीरे धीरे हम उसका अर्थ लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, उसका कारण लिखेंगे, उसका प्रभाव लिखेंगे। ठीक है, तो ये सब हम लिखेंगे। देखिए किस तरह हम आपको बताते हैं। प्रस्तावना: पृथ्वी की सतह निरंतर परिवर्तनशील है, यानी पृथ्वी के जो सतह है वो निरंतर मतलब हमेशा परिवर्तनशील, मतलब हमेशा परिवर्तन होते रहता है, यानी बदलते रहता है। प्राकृतिक शक्तियाँ जैसे जल, प्राकृतिक शक्तियाँ कौन है? जल। आदमी को रोक सकता है, लेकिन प्राकृतिक की शक्ति को हम नहीं रोक सकते हैं। हम कितना भी मोटा दीवार दे दे, फिर भी जल, वायु, तापमान, हिम, जीव, ये सब क्या करता, उसको रहने नहीं देता। उसको या तो जल है तो उसको तोड़ देगा, हवा तो उसको गिरा भी सकता है, और तापमान है तो उसको हीट कर देगा, हिम है तो उसमें बर्फ जम सकता है। जीव जंतु पृथ्वी पर प्रभावित करते हैं। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि प्राकृतिक शक्तियों जैसे जल, वायु, तापमान, हिम तथा जीव जंतु पृथ्वी के चट्टानों को प्रभावित करते रहते हैं। यानी क्या करता है कि जो जल है, वायु है, तापमान है, हिम है, जीव जंतु पृथ्वी के चट्टानों यानी पृथ्वी के जितने चट्टान उसको प्रभावित करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सारा चीज़ उसी पे बरसता है। यानी जल है तो पृथ्वी के सतह पर ही गिरेगा, वायु है तो उसका धूल उड़ाएगा, हिम है तो उसी पे गिरेगा, जीव जंतु पृथ्वी सब किस पे चलता है? तो सब पृथ्वी के ही सतह पे चलता है। ठीक है, तो उसके चट्टानों को प्रभावित करता रहता है। इन प्रक्रियाओं के कारण चट्टानें टूटती है। अब देखिए, मान लें कि जीव जंतु जब चलेगा पृथ्वी के सतह पे, तो उसके पेड़ का से क्या होगा कि पृथ्वी का सतह टूटेगा कि नहीं टूटेगा? आराम से टूटेगा। जल गिरेगा, वर्षा होती है, टूटता है कि नहीं? वायु होता है तो क्या होता है कि मान लो कोई चट्टान है, वायु पूरा हीट हो रहा है तो वो हीट हो जाता है। हीट होके बाद क्या होता है कि तापमान आता है तो वो धीरे धीरे फटने लगता है। तो इसी सब कारण से क्या होता है कि टूटने लगता है, बिखरती है और कमज़ोर होती है। चट्टानों के इसी टूटने और विघटन की प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है। अब देखो, हम अपक्षय को किस प्रकार हम लिख सकते हैं कि कि पृथ्वी की सतह निरंतर परिवर्तनशील है। हम ऐसे लिखते हैं, प्राकृतिक शक्तियाँ जैसे जल, वायु, तापमान, हिम तथा जीव जंतु पृथ्वी को चट्टानों को प्रभावित करते हैं। इन प्रक्रियाओं के कारण चट्टानें टूटती है, बिखरती है और कमज़ोर होती है। चट्टानों को इसी टूटने और विघटन की प्रक्रिया को हम अपक्षय कहते हैं या अपक्षय कहा जाता है। अपक्षय पृथ्वी के सतह को बदलने वाली एक महत्वपूर्ण भू आकृति प्रक्रिया है। इसके द्वारा बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे कणों में बदल जाती है। अपक्षय जो है पृथ्वी की सतह को बदलने वाली एक महत्वपूर्ण भू आकृति प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि इससे बड़े बड़े चट्टान भी एक छोटे छोटे चट्टानों या कणों में टूट के बदल जाता है और धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण होता है। कृषि, वनस्पति तथा मानव जीवन का आधार भी इसी मिट्टी पर निर्भर करता है। इसलिए अक्षय का भूगोल में बहुत ज़्यादा क्या है, महत्व है। जब भूगोल में जब बहुत ज़्यादा महत्व है, समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन तो श्योर आ जाएगा। अब हम अक्षय का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। अक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी के सतह पर स्थित चट्टानें अपने स्थान पर ही भौतिक, रासायनिक तथा जैविक क्रियाओं के कारण टूटकर या विघटित होकर छोटे टुकड़े में बदल जाती है। इस प्रक्रिया में चट्टानों का स्थान परिवर्तन नहीं होता। यदि टूटे हुए पदार्थों का परिवहन होने लगे तो उसे अपरदन कहा जाता है। अब देखिए, इसमें दो क्वेश्चन आ गया, एक आ गया अपरदन, एक आ गया अपक्षय। अपक्षय किसे कहते हैं? तो अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी के सतह पर स्थित चट्टानें, जो चट्टान होता है वो चट्टानें अपने ही स्थान पे भौतिक यानी फिजिकली, रासायनिक यानी और जैविक क्रियाओं के कारण यदि टूट जाता है या विघटित हो जाता है तो उस छोटे छोटे टुकड़े में बदल जाती है। इसको ही अपक्षय कहते हैं। लेकिन अपरदन किसे कहते हैं? तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जब टूटता है बहुत चट्टानें अपना स्थान परिवर्तन कर देता है।
होता है कि नहीं, बहुत ऐसा ये है कि बहुत स्थान परिवर्तन कर देता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है, तो उसे अपर्दन कहते हैं। और जो वही जगह पे टूट के रह जाए उसे हम अपक्षय कहते हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन तैयार हो गया कि यदि अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर स्थित चट्टानें अपने स्थान पर भौतिक, रासायनिक और जैविक तीन प्रक्रिया से टूट कर अपने ही स्थान पर रह जाए तो उसे अपक्षय कहते हैं। और यदि अपने स्थान से अपर्दन होकर किसी दूसरे स्थान पर चला जाए तो उसे अपक्षय नहीं, उसे अपर्दन कहते हैं। अब अक्षय की परिभाषा। अब अक्षय की परिभाषा मतलब ये है कि आपको उसका अर्थ उर्थ नहीं लिखना है, उसमें आप दो तीन भूगोलवेत्ता या फिर विज्ञान उज्ञान के बारे में जो बताया वो अगर आप लिख देते तो वही आपका परिभाषा बन जाता। जैसे भूगोलवेत्ताओं के अनुसार क्या बोला है कि चट्टानों के अपने स्थान पर टूटना या विघटन होना अक्षय कहलाता है। ये हो गया तुम्हारा क्या, भूगोलवेत्ता। बहुत सारा भूगोलवेत्ता है, तो किसके बारे में हम लिखेंगे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि भूगोलवेत्ताओं के अनुसार चट्टानों यदि अपने स्थान पर टूट जाता है या विघटन हो जाता है तो उसे ही अक्षय कहलाता है। और अगर कहते हैं कि चट्टानों अपने स्थान पर टूट कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है तो उसे हम अपर्दन कहते हैं। समान अर्थ में प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा चट्टानों धीरे धीरे कमजोर होना ही अपक्षय कहलाता है। जब हमारा चट्टान प्राकृतिक के द्वारा चट्टानों धीरे धीरे कमजोर हो जाती है तो एक समय के बाद वो टूट सकती है, टूट जाती है, इसे ही अपक्षय कहते हैं। अब अपक्षय की विशेषता, आखिर इसका क्या क्या विशेषता है, तो यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें चट्टानों का विघटन होता है, चट्टानों का स्थान परिवर्तन नहीं होता है, यह पृथ्वी के सतह को बदलती है, मिट्टी निर्माण में यह क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। अब अक्षय के प्रकार कितने थे, हम आगे भी बोले कि अक्षय के तीन प्रकार, क्योंकि तीन ही प्रकार से टूटता है क्या, कोई भी चट्टान। तो अक्षय को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है, या अक्षय के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। पहले भौतिक अक्षय, दूसरा रासायनिक अक्षय, तीसरा जैविक अक्षय। अब ये तीनों अक्षय को हम आराम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, यदि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, यदि शॉर्ट क्वेश्चन बनता है तो उसमें ये बोल देगा कि भौतिक अक्षय किसे कहते हैं, रासायनिक अक्षय से आप क्या समझते हैं, जैविक अक्षय क्या है या जैविक अक्षय का अर्थ क्या है बताइए। तो ये सब हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। तो यदि आप इसको ध्यान से अगर आप देखते हैं ना तो आप इसमें शॉर्ट को भी आराम से लिख सकते हैं और लॉन्ग को भी लिख सकते हैं। इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि वीडियो को शुरू में ही आप छोड़ के मत जाइए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। भौतिक अक्षय, भौतिक अक्षय को इसको हम कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। इसका अर्थ क्या है, भौतिक अक्षय का आखिर अर्थ क्या है, जब चट्टानें केवल भौतिक कारणों से टूटती है और उनकी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता उसे भौतिक अक्षय कहते हैं। यानी जब चट्टानें को फिजिकली तौर पर टूट जाती है, फिजिकल वेदरिंग होता है जब चट्टानें भौतिक रूप से टूटती है और उनकी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे भौतिक अक्षय कहते हैं। इस प्रकार के अक्षय में छोटे में चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, लेकिन उनका मूल स्वरूप बना रहता है, लेकिन उनका जो मूल स्वरूप है बना रहता है, लेकिन टूट जाता है। अब भौतिक अपक्षय के क्या क्या कारण, अब भौतिक अपक्षय आखिर कैसे तोड़ता है चट्टानों को, तो मान लो तापमान में परिवर्तन होता है। अब इसमें क्या होता है कि मान लो कि दिन में अधिक गर्मी है और रात में ठंडा हो जाता है तो चट्टान फैलती है। ठीक है, ठंड के कारण क्या होता है, चट्टान फैलती है और सिकुड़ती है। जब गर्मी होता है तो क्या होता है कि सिकुड़ती है चट्टान, और जब रात में ठंडी होती है तो वो फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है। तो यही प्रक्रिया से क्या होता है कि जब फैलती है तो मान लो कि रात में फैलती है और उसमें शीत गिर गया, पानी आ गया, तो जब फिर वो सिकुड़ती है तो क्या होता है कि फिर एक दरार पैदा हो जाता है, और जब दरार इसी तरह पैदा होते जाता है तो वो चट्टान एक समय के बाद क्या होता है, टूट जाता है। यह प्रक्रिया रेगिस्तानी क्षेत्रों में अधिक होता है। ठीक है, अब एक होता है, दूसरा होता है हिम प्रक्रिया के द्वारा। ठंडे क्षेत्रों में पानी चट्टानों की दरारों में जाकर जम जाता है। ठंडे क्षेत्रों में क्या होता है कि पानी जो है चट्टानों की दरारों में जाकर जम जाता है, जमने पर पानी फैलता है, ठीक है, और चट्टानों पर दबाव डालता है जिसमें चट्टान टूट जाती है। अब क्या होता है कि मान लो ठंडी के समय है तो क्या होता है कि ठंड के समय में जैसे ही हल्का वर्षा होगा तो पानी चट्टानों में घुस जाएगा। जब फिर मौसम पूरा ठंडा हो जाएगा तो वो पानी क्या होगा, धीरे धीरे बर्फ़ बनने लगेगा, और बर्फ़ बनेगा तो फैलने लगेगा, और जब फैलने लगेगा तो चट्टान को एक दूसरे से अलग करते जाएगा, जिससे चट्टानें क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तीसरा कारण है कि वायु का दबाव, वायु का दबाव से भी क्या होता है कि चट्टानें टूट जाती है। तेज हवाएं चट्टानों के ऊपरी भाग को कमजोर कर देती है, इससे चट्टानें धीरे धीरे टूटने लगती है। चौथा है जल की क्रिया, यानी बारिश का जल चट्टानों की दरारों में प्रवेश कर उन्हें कमजोर कर देता है। तो ये था भौतिक क्रिया यानी भौतिक वेदरिंग, भौतिक अपक्षय। इन सभी कारण से क्या होता है, भौतिक अपक्षय होता है, शायद आपको याद भी हो गया होगा। दूसरा आता है भौतिक अपक्षय का महत्व। अब उसका महत्व क्या है,
तो क्या होता है, महत्व क्या है कि जब चट्टान टूटता है तो मिट्टी में के निर्माण में सहायता होती है। चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना आसान हो जाता है। कृषि योग्य भूमि तैयार करना हो जाता है। मरुस्थलीय स्थलों का निर्माण, स्थल रूपों का निर्माण हो जाता है। अब दूसरा आता है रासायनिक अपक्षय यानी केमिकल वेथरिंग। अब केमिकल वेथरिंग में कैसे होता है और इसका प्रभाव क्या है और इसका कारण क्या है। तो अर्थ, जब चट्टाने की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जब चट्टानों की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक अपक्षय कहते हैं। यह प्रक्रिया आर्द्र और गर्म क्षेत्रों में अधिक होता है। यह प्रक्रिया जो है आर्द्र और किसमें, गर्म क्षेत्रों में अधिक होता है। अब रासायनिक अपक्षय की प्रमुख प्रक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण। जब चट्टानों में उपस्थित खनिज ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो उनमें रासायनिक परिवर्तन होने लगता है। लोहे वाली चट्टाने में जंग लगना इसका बेस्ट उदाहरण माना जाता है। दूसरा है कार्बोनेशन। वर्षा का जल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाता है। यह चट्टानों को घोल देता है। तीसरा है जल योजन, यानी जब चट्टानें जल को अवशोषित करती है तो वो फूल जाती है और टूटने लगती है। चौथा है विलयन। कुछ खनिज जल में घुल जाता है, इससे चट्टानें क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। अब इसका महत्व क्या है, तो जब उपजाऊ मिट्टी का निर्माण हो जाता है, खनिज निर्माण में सहायता हो जाती है, चूना पत्थर की गुफाओं का निर्माण होता है, कृषि विकास में सहायता होता है। अब आता है जैविक अपक्षय यानी बायोलॉजिकल वेथरिंग। इसका अर्थ क्या है कि जब जीव जंतु, पौधे तथा मानव की प्रक्रिया या क्रिया के कारण चट्टानों का टूटना होता है तो उसे जैविक अपक्षय कहते हैं। हम कह सकते हैं कि जब जीव जंतु या पौधे तथा मानव की प्रक्रिया के कारण जब चट्टानें टूट जाती है तो उसे जैविक अपक्षय कहते हैं। जैविक अपक्षय के क्या कारण है, तो सबसे पहले पेड़ पौधे की जड़ें। पेड़ों की जड़ें चट्टानों की दरारों में प्रवेश कर उन्हें तोड़ देती है। अभी देखते होंगे कि कहीं कहीं चट्टान से ही पेड़ निकल जाता है। तो जब छोटा रहता है तो इसका जड़ पतला रहता है, कोई दिक्कत नहीं। जब बड़ा होता है तो क्या होता है कि चट्टानों को दो भागों में या कई भागों में तोड़ देता है। जीव जंतु, चींटी, चूहा तथा अन्य जीव भूमि में बिल बनाते हैं जिससे मिट्टी और चट्टानें कमजोर हो जाती है। तीसरा मानव क्रियाएं, जब खनन, सड़क निर्माण तथा विस्फोटक जैसी गतिविधियों चट्टानों को क्या करती है, तब तोड़ देती थी। यही सब कारण था किसमें, जैविक अपक्षय का। अब इसका महत्व क्या था, महत्व सबका वही होगा। मिट्टी निर्माण में सहायता होगी, भूमि को उपजाऊ बनाना में बन जाएगा, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। अपक्षय को प्रभावित करने वाला कारक, अब कौन कौन सा कारक है जो अपक्षय को प्रभावित करता है। तो पहला है जलवायु। जब गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में रासायनिक तथा अपक्षय अधिक होता है जबकि शुष्क क्षेत्रों में भौतिक अपक्षय अधिक होता है। मतलब क्या होता है कि जब गर्म और आर्द्र क्षेत्र है तो वहाँ रासायनिक अपक्षय ज़्यादा होता है, जबकि जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ भौतिक अपक्षय ज़्यादा होता है। चट्टानों की संरचना, कठोर चट्टानें धीरे धीरे टूटती है जबकि मुलायम चट्टानें जल्दी टूट जाती है। जो कठोर चट्टानें वो धीरे धीरे टूटती है, जो मुलायम चट्टानें वो धीरे धीरे जल्दी टूट जाती है। तीसरा है स्थलाकृति। ढाल वाले क्षेत्रों में अपक्षय की प्रक्रिया तेज होती है। जहाँ ढाल होता है क्षेत्र वहाँ अपक्षय बहुत जल्दी होता है। चौथा है वनस्पति, यानी घने जंगलों वाले क्षेत्र में जैविक अपक्षय अधिक होता है। जहाँ वनस्पति है वहाँ क्या होता है कि जैविक अपक्षय ज़्यादा होता है। अब अपक्षय और अपरदन में अंतर हम आगे भी बता दिए कि अपक्षय वो होता है जहाँ पे चट्टानें टूटती है और वो अपने ही जगह पे बनी रहती है, उसे अपक्षय कहते हैं। जबकि अपरदन वह प्रक्रिया होती है जिसमें चट्टानें टूट के अपने स्थान को परिवर्तन करता है, यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर वो पहुंच जाता है, उसे अपरदन कहते हैं। चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना, टूटे पदार्थ का स्थानीय परिवर्तन, इसमें परिवहन नहीं होता है, उसे अक्षय कहते हैं। इसमें परिवहन होता है। यह प्रारंभिक प्रक्रिया है या बाद की प्रक्रिया है, ठीक है। यह शुरुआती प्रक्रिया या बाद की प्रक्रिया। मतलब क्या कहता है कि चट्टानों का अपने स्थान में टूटना, ठीक है, इसमें परिवहन नहीं होता, ये अपने जगह पर रहता है और यह प्रारंभिक प्रक्रिया है। यह है टूटे पदार्थ का स्थान परिवर्तन होता है, इसमें परिवहन होता है, यह बाद की प्रक्रिया है। अब अक्षय का महत्व, आखिर इसका महत्व क्या है। तो देखिए सबसे पहले मिट्टी का निर्माण होता है जब अपक्षय होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब चट्टानें टूटती है तो छोटे छोटे कण में बन जाता है, कण धीरे टूटती है तो धीरे धीरे मिट्टी बन जाता है। अपक्षय के कारण चट्टानों टूटकर मिट्टी बनाती है। चट्टानें क्या होता है, टूट के मिट्टी बनाती है, कृषि में सहायता देता है, मिट्टी बनने से खेती संभव होती है। तीसरा खनिज निर्माण, कई उपयोगी खनिज अपक्षय के कारण बनते हैं। चौथा स्थल रूपों का निर्माण, यानी घाटियाँ, गुफाएं तथा अन्य स्थल रूप अपक्षय के कारण बनते हैं। पांचवा है पर्यावरण संतुलन, यानी यह प्रकृति चक्र को बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। अब अपक्षय के दुष्प्रभाव, यानी भवनों और स्मारकों को नुकसान होता है, सड़कों और पुल कमजोर हो जाता है, मिट्टी का क्षरण होता है, प्राकृतिक आपदाओं की संभावना क्या होता है, बढ़ने लगता है।
अब आधुनिक युग में अक्षय का क्या महत्व है? तो आज के समय में अक्षय का अध्ययन कृषि, पर्यावरण संरक्षण, भू निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। भूगोलवेत्ता अक्षय के आधार पर मिट्टी की गुणवत्ता तथा प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करते हैं। अब निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि अक्षय पृथ्वी की सतह को बदलने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया, प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके कारण चट्टानें टूटती है, मिट्टी बनती है और विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण होता है। भौतिक, रासायनिक और जैविक अक्षय पृथ्वी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि, पर्यावरण और मानव जीवन के लिए अक्षय अत्यंत उपयोगी है, इसीलिए भूगोल में इसका विशेष महत्व है। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी से अच्छी तरह से आपको समझ में आया है। यदि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार फिर इस वीडियो को देख लीजिए, और नहीं होगा तो नोट्स बना लीजिएगा। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।